मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज में पाकिस्तान में हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने के लिए ज्यादा माइल हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल लाजवाब हैं। उन्हीं की कारकर्दगी के बायस अमेरिका मुज़ाकरात के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज तहसीन, बोले हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में ट्रंप ने रिपोर्टर को कहा, आप वहीं रहें क्योंकि आइंदा 2 दिन में कुछ हो सकता है। हम पाकिस्तान जाने पर ज्यादा माइल हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के सीनियर हुकाम का इस्लामाबाद में इजलास। चारों बरादर ममालिक के आला सफारती हुकाम ने शिरकत की। बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला हुकाम ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सेक्रेटरी खारजा से भी मुश्तरका मुलाकात की। दूसरी जानिब ईरान अमरीका सालिसी में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को साबिक भारतीय फौजी अफसर ने भी तस्लीम कर लिया। कहा, पाकिस्तान ने गैर जानिबदार मौक़िफ़ इख्तियार करके दोनों फरीकैन को एतमाद हासिल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और सलाहियत ने सालिसी में अहम किरदार अदा किया। 100 अरब डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर गए। रकम कैसे बाहर गई इस पर बात नहीं करना चाहता। कराची से 1-2 बंदे उठाने की देर है, पता चल जाएगा पैसे कैसे मुंतकिल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरेशन हाउस में खिताब, कहा सबके पैसे दुबई और बैरून मुल्क मौजूद हैं। हम नहीं कहते कि सब पैसा ले आए, उसमें से 30% भी ले आए, फिर देखें क्या होता है। फील्ड मार्शल जो कहते हैं करके दिखाते हैं और शहबाज शरीफ जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। बिजनेसमैन के लिए अलग पासपोर्ट जारी करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और PSL 11 के सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी। आज नेशनल स्टेडियम पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबले होंगे। पॉइंट्स टेबल पर 11 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त पेशावर ज़ल्मी अपने 6 मैचेस में 5 फतहात हासिल कर चुकी है। दूसरी जानिब पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन पर मौजूद क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 5 मैचेस में से 2 फतहात और 3 नाकामियों के बाद 4 पॉइंट्स जोड़े हैं। सुफियान मुकीम 14 विकेट हासिल करके मुस्तकबिल के बेहतरीन स्पिनर होने की नवीद दे चुके हैं। नाहिद राना ने भी अहलियत तस्लीम कराई। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। वी हैव कम थ्रू मिड ऑफ द वीक आ चुका है। आज वेडनेसडे है और अगर मौसम की बात करें तो पूरी मुल्क में ही मौसम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ बारिशें हम गुजार चुके हैं, कुछ बारिशें आने वाली हैं। कराची की अगर बात करें तो कराची का मौसम तो ऐसा ही रहेगा जैसा है, यानी तकरीबन 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है फॉर द कमिंग वीक एज वेल। बाय द एंड ऑफ द वीक तो यही टेम्परेचर कंसिस्टेंटली आगे जाने वाला है। और मौसम ये भी बताया जा रहा है कि गर्म हवा होगी, थोड़ा ड्राई होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी। दैट्स अबाउट कराची। लेकिन फैसल, आई हैव हर्ड अपर एरियाज में फिर बारिश होने वाली है। जी बिल्कुल, न सिर्फ अपर एरियाज में बल्कि NDMA ने 17 और 18 अप्रैल के दौरान पंजाब भी, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान बारिश और जालाबारी की यहाँ पेश गोई की है। मुसलसल बारिश जो पहाड़ी इलाकों में है उसके बायस लैंडस्लाइडिंग के खतरात भी उसमें बढ़ने का खदशा है। तो मौसम की आगे चल के ज़रूर बात करेंगे अपने शो में। अभी ज़रा बात कर लेते हैं क्रिकेट की। और PSL के मैचेस इस वक्त जारी हैं। कल इट वाज एन ऑफ डे और आज तो मैच है, लेकिन क्राउड के बगैर देखिए मैदान में जोश नज़र नहीं आ रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि PSL 11 में तमाशाइयों को आने की इजाज़त देने के हवाले से वज़ीर आज़म से मुलाकात करूँगा और बात करूँगा। एब्सोल्युटली, वो ये कह रहे हैं कि ये सिफारिश आगे तक पहुंचाई जा सकती है और अगर ये एडिशन हो जाता है तो आई एम श्योर ना सिर्फ जो है तमाशाई वो तो ये मैच एंजॉय करेंगे, लेकिन क्रिकेटर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, PSL में कल हमने एक और ख़बर देखी मुज़र रबानी की। ही इज़ गोना बी जॉइनिंग इंडियन लीग एंड सिंस उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और अपने कॉन्ट्रैक्ट को भी उन्होंने ब्रीच किया है, इसीलिए उनके ऊपर 2 साल की पाबंदी PSL में PCB की जानिब से लगा दी गई है। अब उनकी अगले 2 साल के लिए ऑक्शन नहीं होने जा रही है। चले, और अब ज़रा बढ़ते हैं आलमी मंजरनामे की जानिब। दैट इज़ गोइंग टू बी दी टॉप स्टोरी। और उस सब में बात ये कि इस्लामाबाद में अमन को एक और मौका दिए जाने का इम्कान है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का
एक नया दौर है टॉक्स 2.0 और वो इस्लामाबाद में मुतवक्के है, कोई और नहीं, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मुज़ाकरात का उन्होंने इशारा दे दिया है। एब्सोल्युटली। एंड ऑफ द वीक की बात की जा रही है, वीकेंड पर एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये बातचीत हो सकती है। इस पर बात करेंगे ख़ास करके वज़ीर आज़म के इस सारे किरदार पर, आर्मी फील्ड मार्शल के किरदार के ऊपर, और ख़ुद ट्रंप जब ये बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया ये बात कर रही है, तो सेकंड राउंड कितना मजबूत हो सकता है। जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक सफ़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये बड़ा खुश आइंद है। हम सब ये जानते हैं कि जब पहला दौर ख़त्म हुआ था तो लोग थोड़े से तज़ब्ज़ुब में थे, शायद लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी। उनको लग रहा था फर्स्ट राउंड में ही कोई ना कोई रिजल्ट निकल आएगा। सेकेंड राउंड का होना और पाकिस्तान में होना बहुत खुश आइंद है, और खुद ट्रंप इसको जो है ऐलान कर रहे हैं। जी जी, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ जी, रही वी कैन होगी। हेयर यू। श्योर। जी, जी जी, हम सुन पा रहे हैं। जावेद राइट। साहब आप प्लीज तो कंटिन्यू बेसिकली कीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स एक सफारती सतह पर इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और अब जब कभी भी ये पहले इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने ऑफ कोर्स, जब उसका एंड में तातुल थोड़ा सा आया तो लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। मैंने उस वक्त भी, जहाँ मुझे मौका मिला, मैंने ये कहा था कि देखिए, डिप्लोमेसी जो है वो एक प्रोसेस का नाम है, एक इवेंट का नाम नहीं है। यानी एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू करती है। आप जानती हैं कि दोनों अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाज़ा था, ये एक डेकेड्स पुराना तनाज़ा था, और ये एक्सपेक्ट करना कि एक ही राउंड में वो हल हो जाएगा, थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेड हम एक्सपेक्टेशंस थी हमारी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देख रही हैं कि अमेरिका से ख़ुद कंफर्म किया जा रहा है कि जो डिस्कशंस के राउंड्स थे वो होते रहे, इवन दो कि जो उनके लीडर्स थे वो चले गए। बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ मामलात में ऐसा होता है कि उनको अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्वियसली जो उनके प्रेसिडेंट है यहाँ पे, ईरान की भी अपनी एक कमांड सिस्टम है, तो उनसे उनको ग़ालिबन मशावरत भी करनी होगी। लेकिन जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि द सेकेंड राउंड विल बी टेकिंग प्लेस, और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त होगी। लेकिन अगर इस सेकेंड राउंड में भी कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आता तो एक थर्ड राउंड हो सकता है। तो मेरी गुजारिश यही होगी तमाम देखने वालों को भी, और हमारे जो मुबस्सिरीन हैं या तज्ज़ियाकार हैं, कि ऑफ कोर्स भी थोड़ा तहम्मुल से हम देखें। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन जो उसके अंदर सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि दोनों ममालिक जो हैं वो सीरियस हैं इस मसले को हल करने के लिए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ख़ित्ते में, हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में जो है वो अमन और स्टेबिलिटी हो। बिफोर डाइविंग डीप इनटू दिस ईरान अमेरिका इशू सर, जावेद साहब, मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि डेकेड्स लॉन्ग डिस्ट्रस्ट दो पार्टीज़ में, लेकिन उन दोनों पार्टीज़ का ट्रस्ट एक पार्टी पे, एंड दैट इज़ पाकिस्तान। ईरान ने भी एतमाद जाहिर किया, ईरान ने कहा कि यस वी, और कल से पहले ही ये बात हो गई थी, अगर कोई चीज़ होती है तो विल प्रेफर पाकिस्तान, नॉट एनी यूरोपियन स्टेट। और अब कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से ये कह दिया है, अपने रिपोर्टर को कहा है कि देखिए आप जहां हैं वहीं रहें, मेरे ख्याल से आपको वहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगले 2 दिन में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। ट्रंप ने भी ये कहा कि हम कहीं और क्यों करें, वहां करें ना जहां पे सबसे ज्यादा माने खाइस बात होगी, दैट इज पाकिस्तान। व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान इन द कमिंग डेज सर? जी फैसल साहब, देखिए, पाकिस्तान की मुझे इत्तेफाक हुआ है एज एन एम्बेसडर, और उससे पहले मीडिया में आप जानते हैं मेरा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा, तो ऑफकोर्स मैं इन चीज़ों को करीब से देखता आया हूँ। और मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान की सफारती तारीख़ में ये एक सुनहरा बाब है। यानी कोई भी अगर का स्टूडेंट होगा या कोई डिप्लोमेसी का स्टूडेंट होगा, वो आपको ये बताएगा कि ये इट इज़ लाइक ए मास्टर क्लास ऑफ डिप्लोमेसी। यानी एक तो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं अमेरिका इज़ अ सुपर पावर। आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि हमारी वहाँ रसाई बहुत मुश्किल होती थी, हमारी वो रिलेशनशिप नहीं थी जो हमारी होनी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की सबसे पहले जो है वो जिस चीज़ को हमको रिकगनाइज़ करना चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान की तमाम अहम स्टेक होल्डर्स के साथ एक डायरेक्ट रैपो है, एक रिलेशनशिप है। और मैं समझता हूँ कि इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि हम ऑफ कोर्स सुनते आए हैं कि सबको एक पेज पे होना चाहिए, ये बात की जाती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं उसका मज़हर कि जब तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे होते हैं, आप देख रहे होंगे फैसल साहब कि हमारा मीडिया हो, हमारी सोसाइटी हो, हमारे आम शहरी हों, हमारी अस्करी क़यादत हो, हमारी सिविल क़यादत हो, पॉलिटिकल क़यादत हो, मुबस्सिरीन हो, सब एक पेज पे हैं। आपने कभी ऐसा देखा है? ये क्यों मुमकिन है? बिकॉज़ हमने एक ऐसी नेशनल स्पिरिट को उजागर किया है जिसके ज़रिए हमने अपने मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी दी है। पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर था
कि वो एक साइड ले ले या दूसरी साइड ले ले। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल स्टांस लेते हुए इस चीज़ का इदराक किया कि हमें बैलेंसिंग एक्ट रखना है। मैं समझता हूँ कि राइट। इसमें हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का एक कलीदी किरदार है, जो कि अब लोग खुल के सामने आ रहा है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट्स हों, उनकी डिस्कशंस हों, मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ने जावेद उनको साहब, एक बहुत दानिशमंद। हमें इसमें पाकिस्तान के मूविंग फ्रॉम फैसिलिटेटर टूवर्ड्स अ मीडिएटर के रोल को भी नहीं भुलाना चाहिए, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कतर में जो इससे पहले हमने देखा कि मुज़ाकरात हो रहे थे, उस पर किस तरह से इसराइल ने उसे सैबोटाज किया। वो मुल्क जो कि एक सॉर्ट ऑफ जहाँ पर एयर बेसेस हैं यूएसए की, वो सबसे सेफेस्ट समझा जाता है हर तरह की एक्टिविटी के लिए, और फिर वर्सेस पाकिस्तान को चुनना। एक तो ये कि पाकिस्तान ने ऑब्वियसली किसी भी पार्टी के साथ अलाइन नहीं किया, लेकिन दोनों पार्टीज़ को सिक्योरिटी फराहम करना, ये मेक श्योर करना कि यूएसए से डेलीगेशन यहाँ आ रहा है। इससे पहले कतर में होने वाले डेलीगेशन के अंदर इतनी बड़ी लीडरशिप मौजूद नहीं थी जो पाकिस्तान की थी। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ लेवल्ड अप एज इन इट्स डिप्लोमेटिक पॉलिसी एज वेल। एब्सोल्युटली, आप सही कह रही हैं सादिया साहबा। देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान एक बैलेंसिंग एक्ट रखता। आप जानती हैं कि पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो सबसे पहले जो है वो अमेरिका के साथ हमारी एक इस वक्त मेरी नज़र में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रिलेशनशिप्स। आई थिंक हमारी बड़ी पॉजिटिव इंटरेक्शन है। और उसके साथ साथ अगर आप गल्फ़ स्टेट्स को देखते हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, बहरीन है, दे वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी। हम सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट में हैं, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ को अपना तहफ़्फ़ुज़ समझते हैं। और आप जानती हैं कि जो गल्फ़ रियासतें हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट 4 to 5 मिलियन पाकिस्तानीज़ रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वहाँ से ज़र मुबादला पाकिस्तान को भेजते हैं। तो न सिर्फ वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए अहम है ये ममालिक, हमारे ऑफ कोर्स वो आप ये भी जानती हैं कि जो सऊदी अरेबिया है वो तमाम मुसलमानों का रूहानी मरकज़ भी है, और उसके साथ साथ हमारे उनके साथ बहुत कदीम ताल्लुकात हैं। और इकनॉमिकली भी हमारे जो बहुत सारे हमारे बहन भाई वहाँ पे काम करते हैं और वो वहाँ से हमें तरसीलात ज़र करते हैं। इसके साथ साथ जो ईरान है वो हमारा पड़ोसी है। तो हमारे लिए गल्फ़ स्टेट्स बहुत अहमियत की हामिल हैं। और वो जो कुछ लोग ऑब्वियसली कह रहे थे कि हमको एक तरफ होना चाहिए या वो दूसरी तरफ होना चाहिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूट्रल स्टांस लेते हुए, पाकिस्तान इज़ नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्फ्लिक्ट बट पाकिस्तान इज़ इनडायरेक्टली, हम ये समझते हैं कि हम पे इम्पैक्ट होगा इसका, दुनिया भर पे हो रहा है। तो आई वुड अगेन गिव क्रेडिट टू आवर गुड टीम एट द फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल General Asim Munir Saab, and of course all the people that have been involved in this diplomatic process. I think it's a great day for Pakistan, but of course at the same time एक जिम्मेदारी भी है हमारे ऊपर कि हमने ऑफ कोर्स एक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुई हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव, आई थिंक वो कहते हैं, वी पंच्ड अबव आवर वेट इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू डू सो। बट एक पॉइंट अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहना चाहूँगा, मेरी नज़र में ये इसलिए मुमकिन हुआ है, जैसे मैंने कहा कि हमारे इस वक्त हम देख रहे हैं, आपका भी बड़ा लंबी इनिंग्स है मीडिया में, आप माशाल्लाह दोनों काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कभी कोई इशू होता है या कोई भी स्टैंड पाकिस्तान लेता है तो उसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, यानी देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ पोलराइज हो जाती है हमारी सोसाइटी, कभी कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ डिफर करते हैं। लेकिन इस मामले में आप देख रही हैं कि तमाम कौम जो है वो एक पेज पे है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, अवाम हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट डे, एंड दैट इज़ आई थिंक जो हमारी जो एक नेशनल स्पिरिट थी, जिसका हमें हमेशा फील होता था कि हमने किताबों में पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिकल उसका जो है इजहार वो हमने नहीं देखा, वो मुझे अभी नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक फ़र्स्ट स्टेप है। ये ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, लेकिन आई थिंक इसी स्पिरिट को अगर हम कंटिन्यू करें अपनी नेशनल बिल्डिंग के लिए, अपनी इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, अपने अवाम के लिए मज़ीद जो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, विद दिस नेशनल स्पिरिट, जब कोई अच्छा काम हो रहा हो तो पूरे मुल्क को उसका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। इन मामलों में हमको चाहिए कि हम नेशनल इंटरेस्ट को फोकियत दें, जो हम इस दफ़ा दे रहे हैं, और उसके समरात जो हैं न सिर्फ हमें खुद नज़र आ रहे हैं बल्कि दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जस्ट वन लास्ट थिंग, और वो ये कि अमिडस्ट ऑल दिस, ये सिर्फ एक टॉक नहीं है जो कि हो रही है, देयर अनदर टॉक दैट हैपेंड 7 समंदर पार, और ये वो मामला है जिस पे गालिबन ये वाली मुज़ाकरात आके रुके थे जो इस्लामाबाद में हुए थे।
एंड दैट इज़ द लेबनान वाला मामला। ये इसराइल और लेबनान में 1993 के बाद पहली बार बाज़ाब्ता बात हुई है। द पॉजिटिव आउटकम इज़ कि दोनों ने कहा है कि इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स कंटिन्यूड प्रोसेस अंडर मार्को रूबियो। सो दोनों में क्या कोरिलेशन है, और ऐसा तो नहीं कि एक अगर नाकाम हो तो दूसरा डिरेल हो? नहीं जी, देखिए ऑब्वियसली मैं आई रियलाइज कि एक मॉर्निंग शो है एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मच डिटेल्स, बट इन अ वेरी ब्रीफ मैं आपको अगर ये बताता चलूँ कि जो पीस प्रोसेस है ये एक होलिस्टिक अप्रोच इसमें ली जाती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की काविशों से और दोनों मैं ऑब्वियसली अप्रिशिएट करूँगा अमेरिका को। आपने देखा कि अमेरिका को जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया, देयर वाज अ वेरी हाई पावर डेलीगेशन लेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, और उनके साथ जो थे दो अहम तरीन उनके मदुबीन भी थे, और उसके अलावा एक और भी ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स थे जिनको ऑफ कोर्स मीडिया में नहीं थे वो, बट दे वर पार्ट ऑफ दैट। ईरान से भी ऐसे ही हुआ इस, और 16 घंटे की फ़्लाइट लेकर आए हैं वो, और उसके बाद 22 घंटे की मीटिंग। ऑब्वियसली इट इंडिकेट्स कि दे आर वेरी सीरियस, दे वांट टू हैव अ मीनिंगफुल डायलॉग। और ऑफ कोर्स जितने भी इश्यूज़ हैं, जैसे आपने लेबनान का जिक्र किया, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। ईरान के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऑफ कोर्स वो आप जानते हैं कि अमेरिका ने जब इसके बारे में बात करता है, ये वो व्यूज़ हैं जो वाशिंगटन में पाए जाते हैं इस वक्त। मेरी बात हुई है कुछ लोगों से वहाँ पे जो करीब हैं इस प्रोसेस के, वो ये कहते हैं कि 2 या 3 इश्यूज़ हैं। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर के हवाले से अमेरिका ये समझता है कि ईरान को रोल बैक करना पड़ेगा, और उसके अलावा कुछ प्रॉक्सीज़ हैं ऐसी जिनको वो उनके बकौल ईरान सपोर्ट करता है, जिसको वो अपना एक्सेस ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स लेबनान हो, आप यमन में कह सकते हैं, इराक में कह सकते हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, ये सब जो ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनको उनके बकौल अगर देगा तो उस रीजन इंस्टेबिलिटी होगी। तो अगर ये तमाम मामला तय हो जाते हैं तो मुझे लगता है ईरान को एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर तकरीबन 40 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं। जी। वो अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को कभी भी रीच नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी सैंक्शंस नहीं उठती। और सैंक्शंस कैसे उठेंगी? वो तभी उठेंगी जब ये डायलॉग करेंगे, उन मामलात को एड्रेस करेंगे, उन चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे जो कि उनको, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर है या वो है। तो अगर वो करते हैं तो उनके अवाम के लिए वो अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं। उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि बजाय वो परपेचुअली एक जंग की हालत में रहें, वो अपने अवाम की इकोनॉमिक को डेवलप, अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करें ऑन द अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, ऑयल, गैस। आई वांट योर कमेंट, अभी आई हैव 30 सेकंड्स ऑन इट। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को एक ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने की सलाहियत समझा जा रहा था ईरान के लिए। नाउ उसको टेक ओवर जिस दौर से कर रहा है यूएसए, क्या ये नेगोशिएशंस जितनी भी हो रही हैं उस पर किसी तरह से असरअंदाज हो सकता है? जी, ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मैं तो ये समझता हूँ कि सी वाटर्स को या जो आपके ट्रेडिंग रूट्स हैं उनको ब्लॉक करना, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ इनकरेज्ड। ईरान ने इसको वेपनाइज़ किया, सबसे पहले उन्होंने हॉर्मुज़ का जो स्ट्रेट है उसको ब्लॉक किया। मैं समझता हूँ वो गलत एक्ट था अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। अगर अमेरिका भी ऐसा करता है तो मैं इसको भी गलत कहूँगा। दोनों को आप ये नहीं कह सकते कि ईरान ने सही किया और अमेरिका ने गलत किया, या अमेरिका सही कर रहा है और ईरान गलत कर रहा है। अब ऑब्वियसली ये वेपनाइज करके एक प्रेशर टैक्टिक है जिसको वो यूज़ करते हैं थ्रू द निगोशिएशंस। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो कोर इश्यूज़ को, तो आप जानती हैं कि जंग से पहले तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ था ये खुला हुआ था। तो अगर वो एड्रेस जो इश्यूज़ एड्रेस हो जाते हैं, दे कैन रीच अ होलिस्टिक पीस सेटलमेंट, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे नज़र में खुल जाएगा। All right, thank you so very much जावेद मलिक साहब for your time. It was wonderful to have you and very insightful show, और आपसे इस पर मज़ीद भी आगे चल के प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। We'll see you after this break. वेलकम बैक। हम खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल की बात कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ तो दुनिया कन्वर्ज कर रही है, बिग पावर्स कन्वर्ज कर रहे हैं इस्लामाबाद में गुफ्तगू करने के लिए, और ऐसा बताया भी जा रहा है कि हो सकता है कि और दिस वीकेंड कुछ हो सके। वहीं पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खित्ते के अहम ममालिक का दौरा करेंगे, और पहला दौरा जो है वो सऊदी अरब, फिर कतर, और आखिर में वो तुर्की जाएंगे। तुर्की में तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है। एंड अमिट्स ऑल दिस हम ये भी एक इसमें देख रहे हैं मामला कि सऊदी अरब ने जो है वो $5 मिलियन डिपॉजिट
जो है करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें से गालिबन 3 अरब कर दिए हैं। एंड देन द पॉजिटिव थिंग इज कि IMF की अगली किस्त भी दैट्स ऑन द वे। तो अब इस सारी सूरत हाल पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर उस्मान बड़ाई साहब। उस्मान साहब, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, क्या डिटेल्स हैं और कितनी सिग्निफिकेंट हैं ये दौरे जस्ट बिफोर, क्योंकि ये दौरे पहले से गालिबन अनाउंस हो गए थे और फिर रात खबर आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बात की कि जनाब दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो अमिड्स्ट दैट बयान कितने अहम ये दौरे होने जा रहे हैं? जी डेफिनेटली मेरे ख्याल में पोस्ट वॉर सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रिलेशनशिप पाकिस्तान का वेस्ट एशिया के साथ बनेगा, ये उसके खदोखाल जो है उसको वाज़िया कर रहे हैं। पाकिस्तान, कतर, तुर्की और सऊदी अरेबिया, ये वो कोऑर्डिनेटर ग्रुप है जिसकी बाज़गश्त जो है जंग से पहले की गई इजराइल के अंदर है। नफ्ताली बेनेट जो इस इलेक्शन को के अंदर नेतन्याहू के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं अक्टूबर के अंदर जो इजरायली इलेक्शन है, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने एक एक्सिस तो तोड़ दिया शिया एक्सिस, लेकिन ये सुन्नी नया जो एक्सिस बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बन रहा है, अब नेक्स्ट हमारा हदफ जो है वो ये है, जिसमें उन्होंने तुर्की को नया ईरान कहा और पाकिस्तान का जिक्र किया न्यूक्लियर एसेट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके का ये फॉर्मेडेबल अलायंस बनने जा रहा है, जिसमें दो मुस्लिम दुनिया की पावरफुल आर्मीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान अलॉन्ग विद टर्की दोनों जो हैं वो ऑटोमन एम्पायर के डिसेंडेंट्स हैं और ये ब्रिटिश एम्पायर की है। दोनों ने वर्ल्ड वॉर लड़ी हुई है, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी है और हमने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके अंदर हम शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा जिस तरीके से आप देखें वो नेटो का पार्ट है, वहाँ के ऊपर अमेरिकन और यूरोप की बेसिस हैं, इवन न्यूक्लियर आर्सेनल वहाँ पे डिप्लॉय है और पाकिस्तान के पास अपने न्यूक्स हैं। हमने जिस तरीके से SMD के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी पिछले दिनों वहाँ किंग अब्दुल अजीज़ जो बेस है वहाँ पे अपने तैयारे भेजे और वहाँ पे IMCT जो इस्लामी मिलिट्री काउंटर टेररिज्म फोर्स है उसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तानी। मुझे लगता है हमने एक सिग्नल भेजा है इसराइल को है कि अब इस रीजन के अंदर एक पोटेंशियल कंटेंडर हम भी हैं और अमेरिका जो है उसके लिए भी एक पैगाम है कि मिडल ईस्ट की फोर्सेस जो हैं अब सिर्फ उन पर रिलाई नहीं करनी, वो हाईली डिपेंडेंट नहीं है, वो डाइवर्सिफाई कर रही हैं अपनी चॉइसेस के हवाले से। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास जो है वो डिविडेंड्स इसके आना शुरू हो गए हुए हैं, जैसे अभी आपने बात की इकनॉमिक हमारी जो माशी लाइफ लाइन है, मुझे लगता है उसकी एक तरह से श्योरिटी और सिक्योरिटी है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान के साथ ये अलायंस बन रहा है, मुझे लगता है मुस्लिम दुनिया के अंदर हम एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे सामने आएंगे और इसकी बाज़गश्त और गूंज जो है वो डेकेड्स लॉन्ग है। एक्सक्यूज मी। तो और कतर भी जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि कतर अलाइन कर रहा है अपने आप को पाकिस्तान के साथ, इवन देखें ये सारे का सारा जो तीनों कंट्रीज़ हैं ये ईरान के साथ उस तरीके से मुखासमत नहीं रखते। अभी कतर ने लेबनान के हवाले से ईरानी मौक़िफ़ की हिमायत की है और जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं वो उनको एंडोर्स कर रहे हैं। और कतर कोई छोटा कंट्री नहीं है, नो डाउट वो हिट हुए हैं, लेकिन LNG के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो ओपेक से निकल के एक बड़ा फुटप्रिंट रखते हैं और उनकी इकोनॉमी जो है बड़ी रेजिलियंस है। उन्होंने और मेरे 2017 ख्याल में सर्वाइव किया। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वासब कि पाकिस्तान की इस रीजन के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इस रीजन में पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी उभर रहा है और जिस तरह से सऊदी अरब का एतमाद आया है पाकिस्तान के ऊपर, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इनिशियली जब सऊदी अरब के दौरे की बात हुई थी तो इस इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए भी दौरा समझा जा रहा था, लेकिन चंद दिन पहले हमने देखा इस सारी टॉक से पहले वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें हुई और फिर अब ये। हाउ इम्पॉर्टेंट दिस विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू बी फॉर द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ गल्फ रीजन? जी डेफिनेटली हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे सामने आया। और याद रखें इस सारी जंग के मामलात और ये जंग बंदी से मुतल्लिक जो मुज़ाकरात हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान की वजह से सऊदी अरेबिया ने रिस्ट्रेंट किया इस जंग के अंदर है और हमने उस जो एक नफेरियस डिज़ाइन था इसराइल का कि सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर इस जंग को फैला दिया जाए, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने प्रॉक्सिमिटी टॉक्स करके गुड ऑफिस इस्तेमाल किए और ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी की और उस शटल डिप्लोमेसी के नतीजे में तीनों टीयर के ऊपर हमने रब्ते किए, इंटेलिजेंस, मिलिट्री डिप्लोमेसी और जो सियासी क़यादत है उसको इंगेज किया। तो मैं नो डाउट अपना इन द लॉन्गर टर्म देख रहा हूँ कि मुस्लिम उम्मा के अंदर पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर के ऊपर सामने आया और उसकी वजह से ही डेफिनेटली हमारे जो आप कह लें कि इकोनॉमिक रेजिलियंस भी डेफिनेटली सामने आएगी। और सऊदी अरेबिया जो है अब मेरे ख्याल में हाईली डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि जो सूरत हाल बनने जा रही है उसके अंदर नो डाउट एक सिक्योरिटी उनकी जो है हम बात कर रहे हैं
खित्ते की सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में और एक उनकी माशी सिक्योरिटी। देखें, पाकिस्तान ने गारंटी दी थी ईरान को कई मुल्कों से मुतल्लिक कि आप इनके जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दें। तो मुझे लगता है जो हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउट या लेवरेज ईरान के ऊपर है, उसको भी जो वेस्ट एशिया के मुस्लिम रियासतें देख रही हैं ठीक है। कि उनका यहाँ से जो एक पाइपलाइन, सॉरी, जो इनकी शिपमेंट्स यहाँ से जा रही है, उसके अंदर भी पाकिस्तान एक पोटेंशियल स्टेक होल्डर के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो ट्रजेक्टरी बन रही है, उसके अंदर पाकिस्तान की रिलायबिलिटी और रेलेवेंसी जो है वो बहुत बढ़ रही है। बहुत बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। उस्मान साहब, अब जिनकी रेलेवेंसी बढ़ रही है, यानी हमारी, हमने तो बात कर ली है, यस प्लीज़ गो ऑन, टेक द वाटर, लेकिन जिनकी रेलेवेंसी आहिस्ता आहिस्ता घट रही है, अब ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता शब नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू हुई, पता नहीं हुई नहीं हुई, उन्होंने एक बात कर दी कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे कॉल की है एंड ऑल। अच्छा, उसमें जो कॉल की, उसमें खुद ट्रंप, जो मोदी का ट्वीट या जो फेसबुक अकाउंट है, उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। लेकिन अब बेगानी शादी में इंडियन मीडिया दीवाने ने ये स्पिन करना शुरू कर दिया है, और ये हेडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, पीएम मोदी ट्रंप स्पीक ओवर फोन फॉर 40 मिनट्स आफ्टर यूएस ईरान पीस टॉक्स फेल्ड इन पाकिस्तान। आई मीन, मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज़ को, दिस इज़ लाइक वंडरफुल स्पिनिंग। और प्लीज़ गो ऑन, जो इस वक्त इंडिया की मेरे ख्याल में सिचुएशन है और अब वो रेलिवेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली वो रेलिवेंट हो गए हैं। दे आर नॉट इन द पिक्चर एनी मोर। वो काबिल के ही काबिल हैं, वो सिर्फ तालिबान के साथ ही बैठ सकते हैं, ये ग्रुप शिद्दत पसंद। और याद रखें, ये जो इनका अलायंस है इसराइल के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और ये जो आपस में एक्सिस बनाया हुआ है, ये तीनों इंटरनेशनल पराया स्टेट हैं, अछूत स्टेट्स हैं। इनके साथ कोई सफारती ताल्लुकात उस तरह से नहीं रखना चाहता। दुनिया के अंदर आप हालात चेक करें, तालिबान के ऊपर आईसीसी की पाबंदियां नेतन्याहू के ऊपर, तो इवन इंडिया जो है वो जो ये नरेंद्र मोदी है उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी। तो मेरे ख्याल में वी कुड इजीली मेंशन 3 ऑफ देम इन द सेम ब्रेथ। अच्छा, राइट। एज फार एज आप पाकिस्तान इज कंसर्न, तो मेरे ख्याल में मैं पढ़ रहा था न्यूयॉर्क पोस्ट को, कि न्यूयॉर्क पोस्ट की जो कैल्टन डोर्नबस जो पाकिस्तान के अंदर आई हुई थी, उन्होंने डायरेक्ट बात की तो डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने कहा यू शुड हैव बीन देयर, आपको वहीं पर रहना चाहिए था, आप क्यों वापस आ गई हुई हैं। और जिस तरह उन्होंने हमारे आर्मी चीफ की तारीफ की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात के लिए इसीलिए इस्लामाबाद का इंतखाब किया गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जिस तरीके से ग्लोबल पावर्स के साथ जो है अपने ताल्लुकात को उस्तवार किया नई लाइंस के ऊपर, और अपने मुफाद को मुकद्दम रखते हुए, देखें पहली दफ़ा हुआ है कि हमने एक बास्केट में तमाम अंडे नहीं रखे। हम चाइना के साथ भी ताल्लुकात जो है, एब्सोल्युटली, जी जी, एब्सोल्युटली। चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी, हम उन तमाम करारदादों से एब्सटेंशन इख्तियार करते हैं जो रशिया को कंडेम करती हैं। और चाइना के साथ रिलेशनशिप हमारे, मुझे लगता है, तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। मेरी अपनी लिविंग मेमोरी में मैंने ऐसा डिफाइनिंग डिप्लोमेटिक मूवमेंट नहीं देखा पाकिस्तान का कि रीब्रांडिंग हो रही है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक इमेज की अक्रॉस द ग्लोब है। और ये 10 मई के बाद जो हमने डिप्लोमेटिक कैपिटल हमें मिला, उसको हमने दुनिया में अमन लेके आने के लिए इस्तेमाल किया है। वी हैव बीन द फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी, और वी हैव बीन इन दी हेडलाइंस फॉर ऑल राइट रीजंस। पूरी दुनिया के अंदर मेरे लिए इससे खुशगवार तासुर नहीं हो सकता कि मैं तमाम इंटरनेशनल हेडलाइंस के अंदर इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम सुन रहा हूँ, और पूरी दुनिया कह रही है कि अमन से मुतल्लिक जो भी बाज़गश्त है या जो भी नई नवीद है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है ना आएगी। तो ये न्यू डे है, न्यू डॉन है, और ऑफ कोर्स वी आर फीलिंग गुड। या इससे 1 साल पहले, बल्कि 2 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर रहे होते थे, जो पाकिस्तान के लिए नहीं अच्छी होती थी, और अब हम दूसरे मुल्कों के लिए रास्ता पेव कर रहे हैं। आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक, अब हम देख रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहा है, सऊदी अरब है, दीगर ममालिक हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। ऑब्वियसली जब आप डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी से होती है रीजन में, तो उसका इम्पैक्ट आता है। एक तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, एट द सेम टाइम आप गल्फ रीजन में यूएई के रोल को किस तरह से देख रहे हैं? आपको मिस्र, कतर अलाइन होते हुए नजर आएंगे, सऊदी अरब अलाइन होता नजर आएगा। डू यू फील यूएई थोड़ा साइड पर है? डेफिनेटली, देखें यूएई ने खुद को जो है ऐसी पॉलिसीज उन्होंने इख्तियार की फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे कि वो उन्हें लेफ्ट आउट कर दिया गया। आप देखें, आप इब्राहिम अकार्ड के अंदर इसराइल के साथ हैं, और फिर ज़ायनिज़्म की प्रॉक्सी बनने की कोशिश कर रहे हैं रीजन के अंदर। आपसे इतना बड़ा इख्तलाफ है सऊदी अरब को है, आप सदन जो ग्रुप है वहाँ के ऊपर सेपरेटिस्ट का, उनको सपोर्ट करते हैं। यमन के अंदर है, आप हफ्तार की आर्मी जिसको पाकिस्तान और सऊदी अरब सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो अपोजिशन है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप सोमाली लैंड को जो है तस्लीम करके सोमालिया की जो सॉवरेंटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको डैमेज कर रहे हैं। और वहाँ पे भी पाकिस्तान सऊदी अरब जो हैं इनके मुखालिफ हैं। हम मोगादिशो के साथ खड़े हैं, और इसी तरीके से सूडान के अंदर आप पैरामिलिट्री फोर्स को साथ खड़े हैं जिनको असला प्रोवाइड कर रहे इसराइल है।
तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना जो किबला है वो सऊदी अरब की बजाय कहीं और बना लिया है, जबकि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की, इवन मिस्र और कतर जो हैं वो एक कैंप के अंदर हैं। हम वेस्ट एशिया के अंदर उनके देख लें, कन्वर्जेंस है पाकिस्तान की उनके साथ, और उसके अलावा अक्रॉस द ग्लोब जो उनकी पॉलिसीज़ है, मुझे लगता है कि उन्हें रीविजिट करना चाहिए खित्ते के अंदर अपनी पॉलिसियों को लेके, क्योंकि उसको फ़ायदा नहीं उन्हें हुआ। वो इसराइल की वजह से वहाँ के ऊपर डैमेज हुए, उनके डाटा सेंटर उड़ गए, ट्रांजिट हब अब वो नहीं रहे, पैसा वहाँ से चला गया, टारगेट रिच एनवायरनमेंट था उनका। देखें, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट रियासतें जो होती हैं वो अपनी बका के लिए अपनी आर्मी पे रिलाई नहीं करती। शेखडम्स तो सर्वाइव इसलिए कर रही हैं, उन्होंने अपनी आर्मी पे काम नहीं किया, अदरवाइज वो उनके सर पे गन रख लेते। और ये अनपॉपुलर रजीम है जिसकी मैं और आप बात कर रहे हैं। ये मैंने एक तस्वीर नहीं देखी कि वहाँ पे राशिद अल मखतूम सड़कों पे लोगों के साथ आए। आप अली लारेजानी को देखें, आप ईरानी क़यादत को देखें, अलकुद्स रैली में अवाम के साथ थे। तो मेरे ख्याल में वो लेजिटिमेसी उस तरीके से नहीं मिल रही, और अब तो कुछ रह भी नहीं गया। 40% कीमतें नीचे गिर गई हैं, बैंक आधी तनख्वाहें दे रहे हैं, लोग जा चुके हैं, यस कोई people गोल्ड का बिल्कुल are कारोबार being नहीं laid है, off. कोई और इन्वेस्टमेंट उस्मान नहीं। साहब, आई वाज जस्ट hearing to Malia Lodi as well, and she said UAE is not going to be the same. कभी भी ऐसा नहीं होगा। उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बार फिर हमने किया और आपने हमारे शो में आने का एग्री किया, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेल, एक ब्रेक ले रहे हैं और इस मामले पे भी कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन कुछ खेल, कुछ मौसम की बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अगेन। और अब हम बात करने जा रहे हैं एक हेल्थ इमरजेंसी की। और हेल्थ इमरजेंसी इसलिए क्योंकि ये सूरत हाल जब पैदा हुई थी इनिशियली, इतनी बड़ी ऐसी फॉल्ट नहीं थी जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है पिछले 3 सालों में ख़ास करके सिंध और पंजाब में हमने इस बीमारी को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है, बल्कि अपनी ज़ात में बढ़ावा देने के लिए भी भरपूर कोशिशें की हैं। मैं बात कर रही हूँ HIV वायरस की, जिसके केसेस बढ़ रहे हैं। और सिंध में ही अगर बात करें तो 890 केसेस रिपोर्ट हुए हैं साल के शुरू से लेकर अब तक, जिसमें 329 जो हैं बच्चे शामिल हैं। और जितने भी ये बच्चे हैं इन सब की उम्रें जो हैं ज़्यादातर 10 साल से नीचे हैं, और इसमें बच्चियों की भी एक बड़ी तादाद है। और काउंटर में मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि जिन वालिदैन का इनके बाद टेस्ट किया गया है, उससे ये मेक श्योर हो गया है कि ये बच्चों में किसी तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है, चाहे सिरिंज के ज़रिए, चाहे गलत जो है वो मशीन्स यूज़ करके इनके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि उनके वालिदैन को HIV नहीं है। ऑल राइट, डॉक्टर प्रोफेसर सईद अहमद खान साहब, माहिर वबाई अमराज, हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम मामले पे गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बच्चों में होना ये एक ना सिर्फ तशवीशनाक बल्कि अफसोसनाक मामला भी है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, ये केसेस जो आए हैं, बढ़े हैं, क्या है इसके पीछे कोर रीज़न? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मौजूद किया इस अहम मौजू पे। ये गाहे बगाहे मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करता है और यकीनन ये बहुत अहम किरदार है मीडिया का, लेकिन ये गवर्नमेंट और जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, प्राइवेट है चाहे पब्लिक सेक्टर है, इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये आवाम में जब कोई भी बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल आते हैं तो उनको इलाज मिलना चाहिए, बजाय कि उनको कोई और बीमारी मिले और वो जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में बार बार आगाही भी होती है और इक़दाम भी उठाए जाते हैं। तो HIV एक वायरल इन्फेक्शन है। ये इसका जो वायरस है वो कई तरीक़ों से फैलता है, जिसमें एक जिनसी तरीका है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो तरीके उससे फैल सकते हैं। इसमें ब्लड प्रोडक्ट है, कंटामिनेटेड सिरिंज है, नीडल्स हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो स्पेशली बच्चों में ये जो आया है, तो ये तो लाजमी तौर पे या तो वर्टिकल ट्रांसमिशन से आया, लेकिन अगर पेरेंट्स को नहीं है तो फिर यकीनन इनको ऐसे कोई मेडिकल डिवाइसेस से लगा है जो कि पहले से कंटेमिनेटेड थे। राइट, तो आपको इससे पहले डॉक्टर साहब याद होगा कि जब कई ऐसे बुजुर्ग लोग थे जिनके डायलिसिस हो रहे थे, यंग यानी उसमें एडल्ट से ज़्यादा थे, जिनके डायलिसिस हो रहे थे और डायलिसिस की मशीन्स तक HIV से मुतासरा लोग पहुँचे और फिर वो HIV जो है वो दूसरे लोगों में मुतासर हुआ। उस वक्त भी ये केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए थे। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि एक ही क्लिनिक के अंदर, यानी ख़ास करके जो छोटे छोटे क्लिनिक्स खुले हुए होते हैं,
उनके पास इतनी सिरिंजेस मौजूद नहीं होती। वो कभी कभी तो ये भी पेशेंट्स को बता रहे होते हैं कि जी आप आगे की नीडल उतार दें और ये ठीक हो गया है। और वो जो सिरिंज होती है बेसिकली जो बाकी की बॉडी होती है उसमें खून होता है और वो खून जो है वो दूसरे लोगों को लग जाता है। और ऐसे में बच्चे इससे ज़्यादा मुतासिर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बच्चों, एक तो वालिदैन को आगाही नहीं होती और ज़्यादातर जब कोई भी इस तरह का वायरल होता है उससे बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्लिनिक्स का ज़्यादा रुख करते हैं, उनको सिरिंजेस लगती है, HIV उनमें आ जाता है। ये बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटी है। अगर कोई इस तरह नीडल सिरिंज दोबारा यूज़ करता है, रीयूज़ ऑफ सिरिंज बिल्कुल कतई मना है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में बाय लॉ मना है। लेकिन कोई ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है तो वो इलीगल है और वो क्रिमिनल है। तो इसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद है, उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बहैसियत ही एक डॉक्टर, फिजिशियन या हेल्थ केयर वर्कर, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो IPC प्रोसीजर है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये ओथ जब डॉक्टर बनता है या जो मेडिकल प्रैक्टिस को ज्वाइन करता है तो वो ये ओथ लेके आता है कि हमें इंसान की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत अहमियत है, मैं उसकी जान बचाऊंगा। यहाँ तो जान बचाने के बजाय ये तो बहुत ज़्यादा एक क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कोई ऐसा कर रहा है, इक्का दुक्का केस है या वो फिर दूसरों को बदनाम करता है, तो गवर्नमेंट को भी इसके आगे एक्शन लेना चाहिए। और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, स्पेशली हेल्थ केयर कमीशंस हैं, उनको इनके अगेंस्ट बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए। क्योंकि 5-10 रुपये अगर कोई बचाता है तो और वो ये मौत बेच रहे हैं तो ये बहुत नुकसान है मुल्क के लिए भी। और इस तरह इन्फेक्ट हो जाते हैं और पूरी लाइफ उनकी जो है वो इस बीमारी पे गुजरती है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर इलाज फिर है नहीं है। और बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब हम बच्चों की बात करते हैं, ऑब्वियसली HIV किसी के भी इम्यून डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी एज में, वो तो है ही ख़तरनाक बात। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स, जब छोटे बच्चों 10 साल से कम उम्र के बच्चे में हो, क्या उसकी फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रह जाती है? कितना ख़तरनाक होता है उसके लिए? अगर इफ़ यू कैन टॉक अस थ्रू दैट। HIV का मसला ये है कि इसके साथ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो वो कि इसका इलाज काफ़ी हद तक अभी अवेलेबल है दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी इसके जो गवर्नमेंट के अंदर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन जब भी कोई इसका नाम लेता है तो वो स्टिग्मा की वजह से आइसोलेट रहना पसंद करता है, वो सामने नहीं आ पाता। और उसकी जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन एक रीज़न है, उसको इतना प्रोमिनेंट किया जाता है, इससे बाकी जो ट्रांसमिशन रूट्स है उसको सबसाइड कर जाते हैं। तो इस पे बहुत बात करने की ज़रूरत है और आप लोग बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं कि मीडिया में इस पे बात हो रही है कि ये स्टिग्मा कम हो। जितना ये स्टिग्मा कम होगा, लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ के इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहाँ टेस्टिंग अवेलेबल है। तो लोग टेस्ट नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट जहाँ पे अवेलेबल वहाँ जा नहीं पाते। तो स्टिग्मा को रिडक्शन के लिए हमें बहुत अहम रोल प्ले करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट बिल्कुल इसकी अभी अवेलेबल है, जो जैसे जैसे तिब तरक्की कर रही है। तो पहले इसके अगेंस्ट हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी सारे जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। लेकिन यकीनन वो काफ़ी एक तवील है और एक्सपेंसिव भी है। और ऐसे में हैरानकुन बात यह है कि पिछले 15 सालों में पाकिस्तान में 200% HIV में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर फौरी तौर पर कोई एक्शन ले और जल्द अज जल्द इसका कोई हल हमारे सामने आ सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप। चलें, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। कुछ बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में एक दिन का वक्फा आया था, खिलाड़ियों ने थोड़ा आराम किया, मतलब थोड़ा नहीं, खिलाड़ी तो खैर बहुत सारा आराम कर रहे हैं। कुछ तो आराम करने अपने अपने घरों पे चले गए हैं, घर चले गए हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। कोई बात, एक तो ये कि बहुत सारे फॉरेन खिलाड़ी वो बाहर चले जाते हैं, जो यहाँ है वो घर चले जाते हैं, जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो समंदर चले जाते हैं, और कुछ जो है वो परफॉर्म नहीं करते हैं। कुछ जो है वो परफॉर्म नहीं करते हैं। इस बात का मैं क्या मतलब लूं इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर चले, लेकिन चले एक देखिए, ये दैट्स अ टीम, ये जो हम दिखा रहे हैं ना, ये फन है, ये अच्छा है, ये टीम एक्टिविटी है बेसिकली। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। और आई थिंक ये करने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। और हमें भी PCB को वो समंदर दिखाना चाहिए जो साफ सुथरा है। हम क्यों सीव्यू जाएं? वेल, बट दीज आर गुड सीन्स। इंटरनेशनल प्लेयर्स एंजॉय। ओह वाओ, या दैट्स सम बॉस, पार्टी यहाँ तो गोइंग जाना ऑन। बनता है, ये तो पार्टी हो रही है भाई। तो खैर वॉलीबॉल भी खेली गई ज़बरदस्त, और बीच एंजॉय भी कर रहे हैं।
And well, yeah. And I see a lot of Peshawar Zalmi's prayer, और मेरे ख्याल में they deserve, उनकी जो परफॉर्मेंस है पेशावर ज़ाल्मीज़ की, they deserve to be at the party. और उन्होंने बहुत अच्छा किया है. एक तो बहुत लंबा गैप आया, और उस लंबे गैप के बाद, एक मिनट, उस लंबे गैप के बाद अब जो PSL का स्केड्यूल बनाया हुआ है, लगातार उन्हीं के मैचेस आए हुए हैं. They have one more match to go and they have played 2 consecutives or 3 consecutives? हाँ, 2 consecutives के बाद अब ये तीसरा consecutive. लेकिन आई होप कि ये वो ना हो कि सेलिब्रेटिंग टू सून. एक तो चीज़ ये. Oh yeah. दूसरी जानिब ये कि कल फिर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक ज़बरदस्त इशाये का भी एहतमाम किया, जहां सारे खिलाड़ी मौजूद थे, और अगर हमारे पास वो फुटेज है तो हम उसको चलाना ज़रूर चाहेंगे, जहां पे फ़र्दन खिलाड़ी आ रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिला रहे हैं. इसमें मोहसिन नकवी जो हैं, वो जो खिलाड़ी हैं, एक एक को पहचान के और उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हैं. द मोस्ट मीनिंगफुल वॉज कि जब नसीम शाह आए और मोहसिन नकवी ने उनसे हाथ मिलाया, और फिर हाथ मिला के फिर दोबारा से उनका हैंड शेक किया, बोला कि समझ आप गए होंगे. वेल, अमिडस्ट ऑल दैट, आज पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक बार फिर, जैसे कि मेरी रिक्वाइन करने का, पेशावर का एक बार फिर मैच है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ है. ज़ल्मी इज़ ऑन द टॉप, लेकिन क्वेटा के पास अब ज़्यादा टाइम है नहीं लैक लस्टर होने के लिए. इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब. अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, गुड मॉर्निंग. और उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे. सर, इससे पहले कि हम क्रिकेट पे बात करें, अच्छा है, इट्स गुड टू सी फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे आके एंड दे आर एंजॉइंग. एक क्लीशे हो गया था ये कह के कि जी अगर PSL होता है तो कोई जीते ना जीते, पाकिस्तान तो जीतेगा. लेकिन हाँ, ये अच्छा लगता है एज पाकिस्तानीज़ ना, कि कुछ साल पहले जब हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने कोई नहीं आ रहा था, और उसके पीछे भी भारत का हाथ था दहशतगर्दी करवाने में, लेकिन अब ना सिर्फ खिलाड़ी आ गए हैं, क्रिकेट फुल फ्लैश चल रही है, पुरम तरीके से हो रही है, क्रिकेटर्स एंजॉय कर रहे हैं. दैट्स अ गुड साइड टू वॉच. बिल्कुल सही बात है आपकी. अब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी हो रहा है. PSL दुनिया भर में देखी जा रही है, लोग देखना चाहते हैं क्रिकेट को पाकिस्तान में. तो सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के लिए, और उसमें पाकिस्तान सबकी मिलकर कुछ क्रिकेट यहाँ पे खेली जाए, एक पुरअमन माहौल हो, लोगों को तफरीह मिल सके. बस एक ड्रॉबैक है कि इस PSL में जो है वो तमाशाई ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं. उसके पीछे एक जो कहा जा रहा है कि किफायतशारी उसका मकसद है, और मेरे ख्याल में उसके पीछे कॉज भी बहुत बड़ा है. लेकिन हैदर भाई, कल मोहसिन नकवी साहब ने इंडिया तो दिया है. आई रियली एम होपिंग कि कराची लेग से ही शायद क्राउड को अलाउ कर दिया जाए, और फिर प्ले ऑफ्स तक तो होपफुली होगा क्राउड. कराची में शायद ना हो अभी, क्योंकि कराची के मैचेस बहुत कम रह गए. लेकिन लाहौर में तो यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि लाहौर में. दूसरे, कराची का रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं है तमाशाइयों के हिसाब से. यहाँ लोग मैच देखने नहीं आते हैं. तो पहले भी लास्ट PSL में बहुत कम मैचेस इसी वजह से दिए गए थे कि भाई यहाँ कोई देखने नहीं आता. इसी PSL में, बल्कि इस PSL में ये तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो जंग का माहौल हो गया, तो अब सिर्फ कराची और लाहौर में मैच रख दिए गए. अदरवाइज 6 या 7 मैच थे टोटल यहाँ पे. तो लाहौर में कहा जा रहा है कि लाहौर में 100% जो है वो तमाशाइयों को अलाउ कर दिया जाएगा. लेकिन दोनों सूरतों में हमें ये खुशी है इस बात की कि एक मुश्किल सूरत हाल में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो किरदार है बड़ी खूबी अंजाम दिया है. कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि कुछ काहिली या गफलत नजर आती, बल्कि एक बिल्कुल क्रिकेट जो है अपने जो रिवायती अंदाज है PSL उसी तरह हो रही है, कोई कमी नहीं है. तो ये इसमें यकीनी तौर पर खराज तहसीन पेश करना बनता है. एब्सोल्युटली. अच्छा जनाब, अब जरा आज के मैच की बात कर लेते हैं. पेशावर इज ऑन द रोल. पेशावर कर रहा है ज़बरदस्त. बाबर आजम की कप्तानी में बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर रहा है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स को काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है. हैदर भाई, हु इज़ योर फेवरेट टुडे एंड व्हाई? देखिए, पेशावर अपनी फॉर्म में है, लेकिन आपको पता है क्रिकेट में अचानक ऊपर से नीचे गिरते हैं. 3-4 मैच जीत रहे होते हैं, फिर एकदम हार जाते हैं. तो और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो इस वक्त डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि उनकी पहली पॉइंट्स टेबल पे वो 6-7वें नंबर पे हैं, और अगर वो नहीं जीतते हैं आज का मैच तो फिर आगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा. उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच हैं और दूसरी टीमों के साथ. तो आज का मैच बड़ा दिलचस्प होगा. लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी की वही परफॉर्मेंस है जैसे पिछले 3 मैचों में रही है, तो यकीनी तौर पर क्वेटा के लिए मुश्किलात हैं. लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि कराची की जो विकेट है, स्पिन विकेट डबल पेस है, तो उस पर वहाँ पे उस्मान तारिक और अबरार अहमद कुछ भी कर सकते हैं.
तो पेशावर ओह! ज़ल्मी की जो बैटिंग इस वक़्त क्लिक कर रही है ओपनिंग स्लॉट में, उनकी जो पहले 3 टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। वो अगर थोड़ा-सा कहीं पे ड्रॉ उनके साथ मुश्किलात हुई, कराची में तो जिस तरह फिर की कोई हवा चल रही है शाम में, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा स्विंग भी मिल रहा है पेसर्स को। नाहीद को हमने देखा बड़ा कंसिस्टेंटली वो करवाता रहा। नाहीद के लिए खबरें ये है कि अब वो नहीं है विद पेशावर ज़ल्मी। सो टेल मी, क्या उनकी जगह दहानी के थोड़ा चांसेस जी, हैं और क्या या पेसर्स कोई रोल अदा कर सकते हैं आज के मैच का? पेसर्स के लिए देखें, शरफुल और नाहिद तो चले गए वापस। अब पेशावर की बॉलिंग थोड़ी-सी जो है वो कमज़ोर नज़र आती है। खुर्रम शहज़ाद है उनके पास, एक्सपीरियंस बॉलर है। अली रज़ा यंग टैलेंटेड बॉलर जिसने अंडर 19 में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और बड़ा मशहूर हुआ है। तो ये 2 बॉलर्स यकीनी तौर पर आज खेलेंगे। दहानी तो को खिलाना चाहिए, आपको क्या लगता है हैदर भाई? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, आप यंगस्टर्स को आपको मौका देना चाहिए। आपको जब तक आप नहीं मौका देंगे, कैसे वो आगे आएँगे और कैसे उन पॉलिश होगी। और पेशावर ज़ल्मी चूँकि अभी ड्राइविंग सीट पर है, इसलिए ये रिस्क भी ले सकते हैं। जब आप सिक्योर हो जाते हैं कि आप एलिमिनेटर ग्रुप में आप आ गए हैं या पहुँच जाएँगे, यकीनी तौर पर सिर्फ़ आपको 1 मैच और जीतना है। अगला मैच एक कोई सा भी जीतना है, आपके 4 मैच बाकी हैं, तो आपके लिए यकीनी है, तो वहाँ पे यंगस्टर्स को वो मौका देते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। मोहम्मद अकरम बिल्कुल। जी, अच्छा हैदर भाई, एक चीज़ ये भी कि जैसे हम पेशावर के बॉलर्स की बात कर रहे हैं, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग लाइन पे बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस था, हुँ। क्योंकि उसमें पाकिस्तान के 2 बेस्ट स्पिनर्स उस्मान तारिक और अबरार, वो दोनों मौजूद थे। क्या समझते जी, हाँ हैं जी। कि अब तक वो वाली परफॉर्म नहीं कर पाए? और ऑल्सो हसन नवाज हैज़ बीन अ वेरी गुड रेवलेशन एट नंबर 4 और 5। क्वेटा के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ठीक हैं, लेकिन चीज़ें नहीं हो पा रही ठीक। क्या वजह है इसके पीछे? और शायद उसकी एक वजह ये है कि जो उनके सिर्फ़ 1-2 ही बैट्समैन जो हैं परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ओपनिंग स्लॉट में एक मैच में शामिल हुसैन ने परफ़ॉर्म किया, उसके बाद वो नहीं कर पाए। फिर उसके बाद उनके कप्तान सऊद शकील हैं, रन्स तो कर रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट कम रहता है, स्लो खेलते हैं। बॉलिंग में शायद उस्मान तारिक जो है प्रेडिक्ट हो गए हैं बिल्कुल, वो पता चल गया है बैट्समैनों को कहाँ पे किस जगह वो बॉल करते हैं और किस तरह उनका हाथ जाता है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं जब पता चल जाती हैं तो वो फिर इतनी, जैसे एक मेंडिस बॉलर अजिंता मेंडिस श्रीलंका यस। के बॉलर हुआ करते थे। बड़ी उनकी धाक थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर वो सबको पता चल गया कहाँ बॉल करते हैं, फिर उनकी बड़ी पिटाई होने लगी थी। तो यही बात जो है शायद क्वेटा के साथ है, लेकिन आपको यकीन रखना चाहिए क्वेटा पे किसी वक़्त भी कुछ कर सकती है और आज का मैच मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेटा कुछ सर्वाइवल मोड में है, तो कुछ ना कुछ तो करेगी और यकीनी तौर पर आज जो है इन दोनों स्पिनर्स का जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। राइट। मुज़र रब्बानी के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं हैदर भाई। उसके ऊपर 2 साल का पीएसएल के लिए बैन लग गया है। ऑब्वियसली पीसीबी की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त प्रेसिडेंट सेट किया गया है, लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड आपको नज़र आएगा। मुल्तान सुल्तान ने अपने काफ़ी सारे प्लेयर्स को फ्री कर दिया है, वो छुट्टी ले सकते हैं, घर जाकर वापस आ सकते हैं। ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट वो फेल हो गए। फिर हमने वार्नर को जाते हुए देखा, 1-2 और दीगर प्लेयर्स हैं, मुज़र रब्बानी छोड़ कर चले गए हैं। सो आई थिंक पीएसएल में थोड़ा सा आपको टाइट करना पड़ेगा हाथ। बिल्कुल, देखिए, एक तो पीएसएल के जो ड्रॉस बनाए गए, जो उनका शेड्यूल बना है, वो पता नहीं क्या सोच के बनाया गया। एक टीम उसके 5 दिन, 6 दिन कोई मैच नहीं है और फिर एकदम से 3 मैच एक साथ रखती है। हैदराबाद किंग्स मैन का यही हुआ, फिर अभी क्वेटा के साथ ये हुआ, पेशावर के साथ ये हुआ। तो हम्म। एक तो शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि हर 2 दिन के बाद आपका एक मैच हो, ताकि आपका टेम्पो रहता है। आप अपने जो है आप वो सिंपल सी बात है कि आपकी फ़िटनेस लेवल जो होता है वो कंसिस्टेंसी उसमें रहती है। आप फिर सुस्ती का शिकार नहीं होते हैं। दूसरी बात ये आपने जो बात की मुर्ज़ाबानी की, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही किया पीसीबी ने, क्योंकि एक प्लेयर जब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और उसने आपके साथ वादा किया है कि मैं आऊँगा और उसके बाद अचानक वो आईपीएल में चला जाता है, तो उसके हम्म। खिलाफ एक्शन लेना बिल्कुल बनता है। लाहौर कलंदर्स के साथ जो केसेस हुए हैं शाहिन अफरीदी का और सिकंदर रजा का, तो वहाँ पे थोड़ा सा लीन एटीट्यूड रखा है पीसीबी ने, मैं ये कहूँगा। थोड़ा सख्ती करनी चाहिए थी कि आप अपने रूम में अगर किसी को ला रहे हैं, देखें पहले ही हमारी जो क्रिकेट है उसके ऊपर बड़े इल्ज़ामात हैं बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी। फिक्सिंग के और
इस किस्म के, और इस और तरह की हमारा चीज़ें। माजी अच्छा कोई इतना अच्छा नहीं है इस हैदर हवाले भाई, से। सॉरी टू कट, लेकिन मैं इस पे मज़ीद ज़रा मुझे रब्बानी वाले मामले में मज़ीद मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि पहले ही जो है ना पीएसएल शुरू होने से पहले ही वो चले गए थे, उन्हीं की वजह वो गए कोलकाता नाइट राइडर्स में और यहाँ आ गए थे मुस्तफ़ीज़, ठीक है, लाहौर कलंदर्स में, दैट वाज दी स्वैप। नाउ प्रॉब्लम इज़ के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स पे शदीद तनकीद हो रही है कि भाई वो अभी तक कोई मैच नहीं जीत पाए, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं जो करने की कोशिश की थी। एक तो वहाँ पे हिंदुत्वा जो पैरोकार हैं उन्होंने मुस्तफ़ीज़ को जो है वो भिजवाने में अहम किरदार अदा किया, वापस गए, नुकसान उल्टा कोलकाता नाइट राइडर्स का ही हुआ। तो एक तो ये इसका एंगल, और दूसरा ऑब्वियसली इट वाज नॉट ओनली मुज़र रब्बानी, इससे पहले भी कुछ प्लेयर्स कर चुके हैं। तो ये जो बैन करने वाली पॉलिसी है, हम तो इससे एग्री करते हैं, ठीक है, नथिंग बिगर देन माई कंट्री। आप इससे एग्री करते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए? देखिए, उसूली तौर पर ऐसे ही होना चाहिए। जब तक आपके कवानीन के पर अमल दरामद नहीं होगा, उससे फिर आपकी इज्जत नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी आपकी। हम अगर हर एक के आगे सरेंडर करने लगे, मुर्जाबानी की केस में मैं समझता हूँ, अभी एक और प्लेयर है श्रीलंका के, उन्होंने भी पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कुशाल मेंडिस, पेशावर जलमी के, लास्ट ईयर उन्होंने भी ये किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2 साल पहले, फिर उन पर पाबंदी लगी और फिर खत्म हो गई, पहले उनको बैन किया। तो कहीं कहीं पे पाकिस्तान वो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो झुका लेता है, कहीं पे वो दूसरे प्लेयर्स को झुकाना जाता है। लेकिन एक कानून तो होना चाहिए ना, कि अखलाकी आपके पास एक कानून होना चाहिए कि जब आपने वादा किया है कि आप आएंगे और खेलेंगे तो क्यों नहीं आए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक प्रेस्टीज और अपने एक जो उसका लेवल है उसको तो कम से कम बरकरार रखा है इस वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपके वक्त के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि एक तो पीसी स्ट्रिक्ट रहे एंड एट द सेम टाइम क्या पीसीबी इस बारे में सोच सकता है कि पीएसएल की जो स्लॉट है उसे दीगर लीग से हटा कर रखा जाए ताकि प्लेयर्स भी अवेलेबल हों और जो प्लेयर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी दूसरी लीग्स का हिस्सा बन सके। एब्सोल्युटली। अब एक बहुत ही अवामी मसला, बहुत ही मुझसे आपसे हर किसी से जुड़ा हुआ, बहुत ही गहरा मुझसे मसला, इंक्लूड मी, मुझसे आपसे, मैंने और मुझसे आपसे ही अच्छा, कहा है अच्छा, भाई। चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, और जब मैं बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी शिद्दत है इस आपके मामले दिल में। से आह निकलेगी। हाय 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 भाई, शहर कायद में जो गैस है उसका बहरान एक तो पहले ही था, एक तो जब से हम पैदा हुए बहरान ही है, लेकिन चलें शिद्दत इख्तियार कर गया है। शिद्दत इख्तियार करने में मसला नहीं है, हमने रमज़ान में ये देखा था कि जी क्योंकि गैस, हमें ये बताया गया कि जी डिप्लीशन हो रही है हमारी रिसोर्सेज की, तो इसलिए अब हम जो है ना उसकी मैनेजमेंट पे जा रहे हैं। अब मैनेजमेंट पे जा रहे हैं, रमज़ान में हमने देखा था कि जो औकात कार तय किए थे उसी में गैस जा रही है। रमज़ान के बाद भी जो औकात कार तय है वो तय है, लेकिन उनमें नहीं जा रही है गैस, ऊपर नीचे हो रहा है मामला। हमारी नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मरियम, ख़वातीन को तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हैं, प्लीज़ बताइए। शहरी कायद में सुई गैस का बुरहान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गैस के नए औकातकार आने के बाद मुत्तहिद इलाकों से ये शिकायत मौसूल होती हैं कि कराची में गैस अब मौजूद ही नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं जेट लाइन्स में, जहाँ पर ये शिकायत मौसूल की जा रही है कि यहाँ पर भी जो है वो गैस पूरा दिन ही दस्तयाब नहीं होती, और अगर होती है तो दम वाली आँच होती है जिस पर खाना नहीं पक सकता है। खातून खाना जो कि इन तमाम मसाइल से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, वो हमारे हमरा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आंटी, गैस कब आती है, खाना किस तरीके से बनता है, किस तरह मैनेज कर रही है? ना तो इनका गैस छोड़ने का इनका कोई टाइम टेबल है, छोड़ भी देते हैं ना तो इतनी नहीं आती है जो इंसान रोटी पका ले, ये सालन पका ले। दाल दलिया भी बड़ी मुश्किल से पकता है, चाय सबको बन गई तो बन गई। गैस इस काबिल नहीं है जो इंसान पका सके। और जो किराए पे हैं वो क्या करेंगे, किराया दें या ये गैस का सिलेंडर भरवाएं? क्या सिलेंडर बाजे तो सिलेंडर की भी गैस महंगी कर दी। तो आंटी, आप रोटी बाहर से मंगाती है, रोटी कितने की पड़ती है? भाई कोई तो 20 की दे रहा है, कोई 25 की दे रहा है, तो मंगानी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को तो देने हैं ना। बड़ा आदमी भी कितनी टाइम, एक टाइम नहीं खाएगा, 2 टाइम नहीं खाएगा, खाएगा तो। हुकूमत से क्या गुजारिश करें? मुझसे ये गुजारिश है कि जब आप बिल ठीक ठाक ले रहे हैं ना तो गैस भी छोड़ें, बत्ती भी छोड़ें। बिल तो तुम लोग अदा ले लेते हो, अदा तो करवाते हो ना, किसी सूरत से भी बिल भरना चाहिए। यकीनन बिल की अदायगी, बिल जो है वो पाबंदी के साथ जो है ख़वातीन को घरों में मौसूल हो रहे हैं, लेकिन गैस जो है वो पाबंदी से घरों में नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से अमूर खानादारी अंजाम देने वाली ख़वातीन शदीद परेशानी का शिकार दिखाई देती हैं। और कहीं पर लकड़ी पर खाना बन रहा है और कहीं पर सिलेंडर पर खाना बन रहा है। सिलेंडर की गैस भी बाहर से महंगी मिल रही है। यही वजह है कि ख़वातीन जब
की नीड बढ़ जाती है तो वो महंगी हो जाती है। तो एक तो गैस का सप्लाई, फिर उसमें लोड शेडिंग उन औकात कार में भी हो रही है जो कि गिवन टाइम नहीं है। तो ऐसे में लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, वो अपने घर में पूरे दिन खाने बनाने का ही सोचते रहते हैं, इससे आगे उनकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं पा रहा। लेकिन दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट। हम ये देख रहे हैं कि गैस की कमी है, लोगों को मसाइल हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि LPG में भी शॉर्टेज आ रहा है, उसकी कीमतें भी बढ़ी और लोगों को उसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अली हैदर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आप कन्वीनर हैं LPG स्टैंडिंग कमेटी के FPCCI से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो LPG का शॉर्टेज, लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही है, कीमतें भी बढ़ रही हैं, क्या समझ में आ रहा है, हुकूमत क्या करने जा रही है लोगों को रिलीफ देने के लिए? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने आज मुझे मदऊ किया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसे कि आपको पता है कि जो खलीज फ़ारस की सूरत हाल रही है पिछले 1-1.5 महीने में, उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया था वो पेट्रोलियम और गैस की तफसीली निज़ाम का था। और हमने देखा कि हमारी जो LPG की टोटल दरामदी डिपेंडेबिलिटी है, कोई 65% हम जो है ईरान से LPG के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। तो पिछले 1.5 महीनों में ईरान की सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से पाकिस्तान में LPG की शदीद किल्लत हुई और हमने देखा कि जो जहाज़ आ रहे थे वो भी नहीं आए और तकरीबन बॉर्डर जो हैं वो पिछले 3 से 4 दिन पहले वहाँ से गैस आनी अब शुरू हुई है, जिससे हमने देखा कि जो कीमतें 500-525 रुपये किलो पे पहुंच गई थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 400 पे आ गई हैं और ये मैं समझता हूँ आने वाले चंद दिनों में ये 20-30 रुपये मजीद कम होंगी। जहाँ तक आपका सवाल है कि LPG की के महंगे होने का, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मार्च और अप्रैल के महीने में तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट में $250-300 पर टन का फ़र्क आया है, जिसकी वजह से दरामदी लागत में इजाफा हुआ है। फिर डीजल की जो कीमतें बढ़ी, उसकी वजह से सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ये आवाम के ऊपर ये जो है महंगाई का एक जी जी मोहम्मद अली साहब, ब्लैक में भी फरोख्त हो रही है LPG, कीमत तो कुछ और है, 400 तक रुपए में बिक रही है। अब इन लोगों को तो ये किस तरह, और इस ब्लैक माफिया के अगेंस्ट कोई काम नजर नहीं आता। जी, मैं पहले तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तमाम जो काली भेड़ें हर ट्रेड में होती हैं, मैं उनकी मदम्मत करता हूं, जो होर्डिंग्स और मुनाफाखोरी में और नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इन्वॉल्व हैं। बट इसके साथ साथ एक जो हकीकत है मैं वो भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से साइमीन के सामने लाना चाहता हूँ कि ओगरा की जो मुकर्ररा कीमत है वो 304 रुपये है पर किलो है। ये कीमत 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल हुई। जब 1 अप्रैल को नाफिजुल अमल हुई तो 4 या 5 अप्रैल को इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों का एक बहुत बड़ा जो एक इजाफा हुआ और साथ ही 16 अप्रैल को डीजल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में हमने इजाफा बहुत कर दिया। और तीसरा फैक्टर ये था कि ईरान से बॉर्डर बंद होने की वजह से या उनकी सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से गैस आना बंद हो गई, जहाज आने बंद हो गए। आप देखेंगे जब से जंग शुरू हुई है सिर्फ 3 से 4 जहाज आए हैं इन 2 महीनों, तकरीबन 1.5-2 महीनों में, जिसकी वजह से LPG की एक किल्लत हुई। उस किल्लत को कुछ मफाद परस्त लोगों ने कैश भी किया, मगर मैं समझता हूँ कि आप देखें कि पिछले कोई 10 दिनों में 100 रुपये कीमत कम हुई और जैसे ही इंशाल्लाह ताला मार्केट में गैस सरप्लस होगी, ये कीमतें इंशाल्लाह ताला नीचे आएंगी और आवाम को सस्ती गैस दस्तयाब होगी। ऑल राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और इस वक्त जब हम आपसे बात भी कर रहे हैं तो 480 से 500 रुपये में LPG दस्तयाब है। मसला यही है कि जब हमें और आपको पता है तो क्या जिन्हें एक्शन लेना उन्हें नहीं पता? सबको सब कुछ पता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह हम आपको ये बताएं कि कराची में ये मसला वो मसला, लेकिन क्या करें, मसले ही मसले हैं। कराची में जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया वो सबके सामने है और वो जिस तरीके से आया वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। टैंकर डंपर तो मारते ही रहते हैं कराची वालों को, लेकिन अब सड़कें इतनी ख़तरनाक हो गई हैं कि टैंकर और डंपर खुद भी अगर चलते रहें सही तो सड़कें आपको खुद उन टैंकरों और डंपरों को नीचे देने के लिए तैयार हैं। वही एक दोबारा से सिचुएशन नाज़िमाबाद में ऑयल टैंकर की टक्कर और 2 बहनों की जान चली गई। अब
हम कौन कौन से मनाजिर दिखाएं आपको, कहाँ कहाँ से दिखाएं, बात कर लेते हैं। इसी अहम मामले पे हमारे साथ मौजूद हैं ताहा अहमद खान साहब। आप मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और डिप्टी पार्लियामानी लीडर सिंध असम्बली हैं। ताहा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूँ, ताहा साहब, हम कहते हैं ना अवामी सर्वे, हमने यहीं अपने दफ्तर में एक छोटा सा सर्वे कर लिया। मुख्तलिफ जो हमारे को वर्कर्स हैं, क्योंकि वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, उन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ताहिर विला से 5 स्टार, अख्तर कॉलोनी, नॉर्थ कराची, क्योंकि मेरा खुद भी पुराना ताल्लुक़ नॉर्थ कराची से रहा है तो ज़्यादा बेहतर, और अब गुलिस्तान जौहर, ऐसी एक इस जगह पे 1 किलोमीटर का एक पैच नहीं है जिसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे खड़े ना हों। 2 दिन पहले एक और चैनल पे शर्मिला फारूकी साहबा ने एक बड़ा खूबसूरत बयान दिया जो शायद आपकी नज़रों से गुजरा होगा। कराची में रहना ऐसा है जैसे कि पेरिस में रहना। तो पेरिस में रहते हुए कैसा फील होता है ताहा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी, मेरी नज़र से गुजरा वो बयान शर्मिला फारूकी साहिबा का, तो मैं ये समझता हूँ उस बयान के बारे में कि मैं उसको इस तरह से लेता हूँ कि वहाँ जिस तरह से और उसका पैटर्न मज़ाहिया प्रोग्राम था वो, और जैसे वहाँ पे और लोग बैठ के मजाक कर रहे थे, उसी तरह से शायद इन्होंने भी मजाक किया होगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं क्योंकि सेंसिबल खातून रियलिस्टिक है, तो नहीं और बात। अगर इस तरह की बात कर रही हैं तो या तो मजाक था या तंज था। ये तो कराची वालों के जख्मों पे नमक पाशी के बराबर है कि आप 17 साल से हुक्मरान हों और उसके बाद आप ये कहें कि कराची पेरिस जैसा है। ये तो इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। मतलब जिस तरह आपने बताया, हम सब इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर में घूमते हैं, इसी शहर में से ट्रेवल करके अपने अपने दफातर में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक सड़क भी इस काबिल हो, इतना पैसा लगने के बावजूद कि क्लिक्स प्रोग्राम से पैसे अलग लगें, पैच वर्क के पैसे अलग लगें, वर्ल्ड बैंक के पैसे अलग लगें, लोकल गवर्नमेंट के पैसे अलग लगें, केएमसी के पैसे अलग लगें, उसके बावजूद इस शहर में कोई एक मॉडल, बल्कि पूरे सूबे की अगर मैं बात करूं तो कोई एक मॉडल गली, कोई एक मॉडल मोहल्ला, कोई एक मॉडल यूनियन काउंसिल, कोई एक मॉडल टाउन, कोई एक मॉडल इलाका ऐसा नहीं है जो 17 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखा सके कि ये हमारी कारकर्दगी है और हम ये हमारा बेंचमार्क है, हम इस अंदाज में काम करते हैं। अच्छा, ये तो एक इशू है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप ये देखिए कि इस शहर में या इस सूबे के जो मसाइल हैं, दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे पास कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, गटर के ऊपर जो है वो ढकने नहीं है जिसकी वजह से लोग उसमें गिर के मर रहे हैं, डंपर के आगे आके लोग मर रहे हैं। सीपीएलसी का डेटा देखें किस तरीके से स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है। आपके कल मैंने चैनल के डिजिटल पेज पे देखा, एड्स के हवाले से जो सूरत हाल है, जिस तरह से फर्स्ट क्वार्टर में इस साल के जो एड्स के बच्चों में एड्स फैलने में जो एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो सामने आया है, ये तमाम चीजें लम्हे फिक्रियां हैं। और ये वो है कि जो हमें क्लियरली बता रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो फेल हो चुकी है। 17 साल की हुक्मरानी के बाद तालीम का निज़ाम आपके सामने, सेहत का निज़ाम आपके सामने, ये सेविज का निज़ाम आपके सामने, टैंकर जो है वो वैसे घरों में पानी नहीं है, पैसों में जितना चाहे पानी मंगा लो। तो इसका मतलब है कि ये पूरा निज़ाम खराब हो चुका है। पीपल्स पार्टी के वुज़रा से ज़्यादा जो पीपल्स पार्टी के इंटरनली एक टर्मिनोलॉजी है सिस्टम, जो प्राइवेट ठेकेदार जो है वो सूबा चलाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। कई तो वुज़रा जो है बेचारे वो बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जी सूबा तो सिस्टम चला उठेगा ठेकों के ऊपर, तो वही होगा जो हमारे सामने है कि इस शहर में कोई एक सड़क नहीं है, कोई कहीं सेवरेज का कोई एक इलाका बता दें जो ये मुतमईन हो कि यार हमारे पास सेवरेज का निज़ाम बेहतर है, हमारे इलाके में सड़कें बेहतर है। ये वो शहर है जो दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में था, जब एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये मेयर था। बताइएगा कि अवाम की ऑपोजिशन, ठीक है किसी भी सूबे की गवर्नमेंट से उम्मीदें होती हैं, लेकिन उसकी ऑपोजिशन से शायद ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, और उसकी वजह यह है कि उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ हुकूमत नहीं कर पाएगी वो ऑपोजिशन असेंबली में उठाएगी। अब जब से हम देख रहे हैं कि ये कम से कम ये हुकूमत आई है, मुसलसल बात की जा रही है कि जी रोड ठीक करवा दें, सड़कें ठीक करवा दें, लाइटें लगवा दें, ट्रैफिक रूल्स बेहतर करवा दें, मैं बहुत सारी बेतहाशा मैं मसाइल गिनवा सकते हूँ इस टाइम पर। ऑपोजिशन क्या कर रही है फिर? अच्छा,
अब इसमें मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि जब जी ये शहर तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में था, आज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है कि नॉन लिवेबल जो दुनिया के 5 शहर हैं उनमें ये तीसरे नंबर पे, और जो इसके ऊपर 2 हैं शहर वहाँ जंग चल रही है, जब भी वो शायद इससे ज्यादा बुरे हालात हैं। अच्छा, अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि ऑपोजिशन क्या कर रही है, तो इस शहर का कोई एक मसला ऐसा नहीं है जिस पे हमने आवाज ना उठाई हो। गुल प्लाजा का जो इंसिडेंट है वो आपके सामने है, उस पर जुडिशल कमीशन अगर किसी जमात की कोशिशों, काविशों और एहतजाज से बना है तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। इस शहर की आबादी का मसला अगर किसी ने उठाया, इस शहर में यूनियन काउंसिल के ऊपर जो जेरीमेंडरिंग हुई थी उसमें अगर 53 यूसियां इस शहर की किसी जमात ने बढ़वाई, बेशक हमें बल्दियाती इलेक्शन से दस्तबरदार होना पड़ा, लेकिन हमारा मुकदमा उसी दिन जस्टिफाई हो गया जब बल्दियाती इलेक्शन के कुछ अरसे के बाद 53 यूसियां इस सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए बढ़ाई। ये वो 53 यूसियां हैं जिन लोगों को बल्दियाती इलेक्शन में आपने हक वोट डालने के हक से महरूम रखा। तो मैं ये कहता हूं कि मैं ज़ाहिर है ऑपोजिशन की नुमाइंदगी करता हूं, तो मैं तो ये ठीक है। कहूंगा कि भाई ऑपोजिशन ने हर जगह आवाज उठाई। मैं जरूर चाहता हूं कि कोई भी आइडेंटिफाई करे कि जी ये शहर के 5 या 3 बड़े मसले थे, ये इश्यूज थे जिस पे ऑपोजिशन ने आवाज नहीं उठाई। हम मुसलसल अपनी आवाज उठा रहे हैं, मुसलसल अपना एहतजाज कर रहे हैं, ओके। और जितना जैसा और जो भी काम हो रहा है थोड़ा बहुत, या जो भी कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि कोई लोगों को अगर कोई उम्मीद है, ऐसी तो नहीं ना लोग हमें 40 साल से ओके, ऐवान में ठीक भेज है। रहे हैं अपनी अच्छा ताहा नुमाइंदगी करने के लिए। साहब, हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे जी पूछना जी चाहूँगा। जी जी मैं जी उस हद तक तो नहीं जाना चाह रहा कि मैं ये बात करूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है नाज़िमाबाद में, या इससे पहले जो भी इंसिडेंट हुए हैं, जो ट्रक डंपर ऑयल टैंकर के नीचे आके लोग मरते हैं या गटर में जाके मरते हैं, उसकी आप FIR काटे हुकूमत के ख़िलाफ़। मैं नहीं जा रहा उतने आगे तक, लेकिन सर जो बाइक वाले, गाड़ी वाले इन गड्ढों खड्डों पे गाड़ी चला के अपनी एक तो जान कमर का गंवाते हैं। सत्यानाश करते हाँ हैं, और उनकी आई एम सॉरी लेकिन आज के ज़माने में बाइक और गाड़ी को मेंटेन करना कोई आसान काम है क्या? तो ये जो नुकसान पहुंचता है, इसकी तो कम से कम भरपाई वाला कोई बिल लेकर आए ना असेंबली में कि जितने ही नुकसान हो रहे हैं ये हुकूमत से क्लेम किए जाए। अच्छा जी, मैं इस पे बाकायदा करारदाद जमा करा चुका हूँ सिंध असेंबली में, और उसमें मैंने ये वाली बात भी की थी कि सिंध हुकूमत ऑन रिकॉर्ड कच्ची शराब पी के मरने वालों को कंपनसेशन दे रही है, और इस तरह के हादसात में जो लोग जाँ बहक हो जाते हैं, जो लोग शहीद हो जाते हैं, उनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। मुसलसल हम इस पे आवाज उठा रहे हैं और इसमें अदालतों में भी जाएंगे। जी अदालतों से इंसाफ की हमें उम्मीद है, हम ऐवान में भी आवाज उठाएंगे, और अगर कहीं भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो यकीन जानिए कि फिर हम सड़कों पे होंगे, और इस मुल्क का कानून और आइन जितनी इजाजत देता है उतना एहतजाज करेंगे। और हमारे एहतजाज में हम यकीन रखते हैं इस बात पे कि हमारे एहतजाज में इतना वजन है कि हम हुकूमत से अपनी बातें मनवा ठीक है। लेंगे, पहले भी ठीक है मनवाई हैं। मैं आपके ठीक प्रोग्राम में ये बताना चाह रहा हूँ कि इस इशू को अगर रिजॉल्व नहीं किया तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सड़कों पे होगी। सही है। और सड़कों से बढ़कर अगर ऐसा हो जाए हमें कि सड़कों पे जिसकी चलते सड़क चलते है उसकी अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जहां पर ये केसेस हो रहे हैं, तो ये और भी अच्छा होगा। ताज़ा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट वाज वंडरफुल टू हैव। उम्मीद करते हैं कि आपकी कोशिशें कराची वालों के लिए रंग ले शाह आएं। साहब ने ये ज़रूर कहा कि MQM सड़कों पे होगी। जी हाँ, उन्हीं सड़कों पे जिन पे गड्ढे हैं। एक ब्रेक ले रहे, दोबारा हाजिर होंगे। Stay with us। वेलकम बैक अगैन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करने जा रहे हैं मौसम की। मौसम पूरे मुल्क में तो चेंज हो ही रहा है। बहरहाल कराची में भी गर्मी अब बढ़ने की जानिब जा रही है। ओल्डो महकमा मौसमियात ने ये ज़रूर कहा था कि 35 से 37 तक इस वीक में रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली ऑब्वियसली हमें पता है कि गर्मी में इजाफा होना है, तो कराची वाले तैयारी पकड़ लें। और एट द सेम टाइम फ़िलहाल ये ड्राई मौसम है, उतनी नमी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम मई और जून अप्रोच करेंगे नमी में भी इजाफा होता चला जाएगा। बट दिस इज़ नॉट इट। हमें खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वेयरएज़ क्या उसका असर बाकी शहरों पर होगा, बाकी सूबों में होगा, अब ये देखना बाकी है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं कि मौसम आगे कैसा रहने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात मरियम शबीर साहिबा। मरियम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो अभी मैं और शादिया ऑफ कैमरा ये बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए हालात ख़राब हैं,
तो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि यार हमने ये सोचा था कि मई तक ना हम एसी नहीं चलाएंगे, खींच लेंगे किसी तरीके से, लेकिन गुज़िश्ता दो दिनों में हमारा ये जो फैसला था वो अब तब्दील हो गया है। सो मरियम, द वेदर दैट इज़ चेंजिंग, ऑल्दो कि हमने एक बहुत अच्छा प्लेजेंट एक चंक देखा कराची में बारिशों का एंड ऑल, वरना तो आपको पता है कि मार्च से ही चलना शुरू हो जाते थे एसी पंखे, लेकिन अब गर्मी है। क्या जिस तरीके से मौसम तब्दील हो रहा है, हम गर्मी को भी शदीद एक्सपेक्ट करें इस बार? जी फैसल, आप जब लास्ट टाइम मैं आपके शो में आई थी तो आप छत पे वेदर एंजॉय करने गए थे और मैंने आपको बताया था कि ये टेम्पोरेरी है। आने वाले दिनों में फ़ौरन से ही आपको मिड अप्रैल से जो है वो काइंड ऑफ हीट आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। जो अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट होता है उसका थोड़े बहुत असरात शुरू हो जाएंगे एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल टुवर्ड्स मई जैसे ही आप मूव करेंगे तो आपका मज़ीद दर्जा हरारत बढ़ेंगे और हीट वेव्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ जो इस वक्त मगरबी हवाएं हैं वो आपकी जो नॉर्दर्न साइड है पाकिस्तान की, नॉर्थ ईस्ट साइड, उस तरफ जो है वो दाखिल हो चुकी हैं और कल शाम को जो है वो पहुंच रही होंगी महकमा मौसमियात के मुताबिक। और उसकी वजह से आपके जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, जो आपके केपी के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर आपके थंडर स्टॉर्म और हेल स्टॉर्म जो है वो आएंगे। साथ ही साथ जो है वो आपकी बलूचिस्तान में भी कुछ इलाकों में ये सूरत हाल रहेगी और पंजाब के कुछ इलाकों में सदरन पंजाब वाली साइड पे आपको जो है वो गर्मी मज़ीद बढ़ती हुई फील होगी। और ये आजकल चूँकि ख़ासतौर पर पंजाब में जो है वो फसलें तैयार हैं और कटाई का अमल जारी है, तो ऐसी सूरत हाल में बारिशों और यालाबारी का आना काफ़ी ख़तरे की घंटी बजा रहा है। तो हमारे जो किसान हैं वार्निंग्स तो आ जाती होती हैं एंड आई होप कि उन तक भी रीच आउट करती हूँ, क्योंकि अर्ली वार्निंग्स तो हमारी आ जाती हैं लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारे जो असल बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ख़ास तौर पे आजकल के सीज़न में फार्मर्स के लिए जो बहुत ज़रूरी है उन तक पहुँचना ये बड़ा ज़रूरी है ताकि वो अपनी फसलें जो है वो उसके मुताबिक काट पंजाब में सकें। तो ऑलरेडी मरियम साहिबा इसका नुकसान हुआ है किसानों को। अभी हम ये टमाटर की प्राइस में जो हाइक देख रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि फसलें हेल स्टॉर्म की वजह से, खास ये जो जालाबारी हुई है उसकी वजह से खासा नुकसान हुआ है किसानों को। अब मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन पिछले पूरे साल हमने अपर एरियाज़ में बारिशें देखी हैं, मतलब हमने बेमौसमी बारिशें देखी हैं और अब भी हम देख रहे हैं जब से साल शुरू हुआ है ऑन एंड ऑफ बारिशें हो ही रही हैं। क्या ये बारिशें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से हो रही हैं और जितनी तेज़ी से पानी हमारी जो ज़मीन की सतह है उससे एवेपोरेट हो रहा है उसकी वजह से हो रही हैं? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस हैवी रेन्स एंड कंसिस्टेंट रेन्स? जी देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगी क्योंकि जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो काइंड ऑफ मिक्स ऑडियंस होती है, लेकिन जनरली अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊँ तो डेफिनेटली ये जो फॉसिल फ्यूल और तेल का इस्तेमाल होता है ये आपकी एमिशंस में, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में, मीथेन में, जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। एक तो ग्लोबल एमिशंस है, पाकिस्तान का उसमें पार्ट जो है वो कम है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का पार्ट भी है। रीजनली हमारे आसपास के जो ममालिक आप देखें जैसे चाइना और इंडिया है, उनकी एमिशंस भी बहुत ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी आपके टेम्परेचर को फ़र्क डाल रही होती है। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो ओशियंस आपके होते हैं ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक होते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस है। अब जो सिंक है वो बहुत तेज़ी से जो है वो चूँकि एमिशन ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से वो गर्म हो रहा है। जब वो गर्म होता है तो वो आपकी मौसमियाती तब्दीलियों का, तगय्युरात का सबब बनता है। वो आपके जो वेदर पैटर्न्स हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एक ये भी होता है कि जो आपके वेदर पैटर्न्स होते हैं, डे टू डे जो वेदर होता है उसको भी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एक इम्पैक्ट आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी के साथ उसमें मेल्टिंग हो रही है और अभी जो गर्मियाँ आएंगी उसमें भी आपके जो टेम्परेचर्स हैं फ़िलहाल जो आजकल इस वीक की फोरकास्ट है अप टू 19 अप्रैल, उसमें आपके ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इसमें पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बर्फ़। सही। तो इस दफ़ा भी मरियम साहिबा सैलाब क्या ज़्यादा आएंगे? मैं इसको कंटिन्यू करूं कि हम ज़्यादा गर्मियां जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा ग्लॉफ इवेंट्स, ग्लेशियर फटने के ज़्यादा वाक़यात, ज़्यादा सैलाब, खाकम बदन। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि जो दर्जा हरारत जब बढ़ता है तो आपकी जो नॉर्थ में आपकी जितनी भी बर्फ़ है वो बहुत तेज़ी के साथ पिघल रही है ऑलरेडी,
और अभी आप अगर जो एनडीएमए की वार्निंग्स हैं इस समर की जो मानसून की आउटलुक है वो आप देखें तो उसमें आपका मानसून जो है वो उसमें ग्लेशियर मेल्टिंग तो आपकी हो ही रही होगी, लेकिन साथ ही साथ आपके रिवर एंड फ्लडिंग जो भी हो रही होगी। और जो इस वक्त वो बारिशों को कह रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करें, बल्कि वो स्प्लैश रेन की बात करें, यानी कि एकदम से जो है वो एक इलाके में थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो जो स्प्लैश रेन होता है वो बहुत ज़्यादा अचानक से जो है वो पानी लेकर आपका जो है वो पर्टिकुलर एरियाज़ में आता है। तो अभी भी जो बारिशें कुछ एक्सपेक्टेड में जो मानसून में भी होंगे, में आपको मालूम है कि फ्लडिंग जब बढ़ती है तो आपके क्रॉप्स भी मुतासिर होती हैं, लोग मुतासिर, लाइव स्टॉक मुतासिर होता है। साथ ही साथ आप ये देखें कि लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मल्टी सेक्टोरल किस्म के आपको इम्पैक्ट जो नज़र आते हैं। आप जो बता रही थी कि जो टमाटर की प्राइस खास तौर पर बता रही थी, उसका एक एडिशनल फैक्टर मैं बताती चलूँ, मेरे जहन में भी आया कि वो जो रीजनली हमारी सिचुएशन चल रही है वॉर की, उसकी वजह से भी थोड़ा मुतासिर हुआ है। लेकिन बिल्कुल ठीक है मरियम, वक्त की कमी, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल लेट्स सी कि आने वाला मौसम कैसे लेके चलता है मामलात को। और कल आई वाज थिंकिंग कि हम क्योंकि इतने ज़्यादा वॉर और पीस वाले मामलात में फंसे हुए हैं, आर वी लुकिंग एट दिस फ्लड्स एंड ऑल, क्योंकि पिछले साल तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि इस साल बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब होने वाले हैं। क्या हमारी तैयारियां, आने वाले शोज़ में फिर बात करेंगे। आज आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।